दोस्तों, एक छोटे से शहर के एक प्रतिष्ठित जाने माने होटल के सामने अचानक से एक लाल बत्ती लगी कार रुकती है और कार रुकने के बाद कार के पीछे कई पुलिस की गाड़ियां थी। अब इन पुलिस की गाड़ियों को देख के जब ये कार रुकती है तो होटल के अंदर जो लोग खाना खा रहे थे, चूंकि होटल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन शहर का प्रतिष्ठित होटल होता है, यानी कि नामी गिरामी फेमस होटल होता है, खाना उस होटल में बहुत अच्छा बनता था। अब होटल के सामने जब ऐसा माजरा देखने को मिलता है तो होटल के अंदर जितने भी व्यक्ति खाना खा रहे थे सबकी निगाहें बेबस रोड की तरफ जाती हैं जहां पर यह कारवां आकर रुका था। अब इस कार से जिसमें लाल बत्ती लगी होती है, एक साड़ी पहने महिला उतरती है जो भी नई एज की थी। अब ये महिला सीधे होटल की तरफ अंदर जाती है। जैसे ही ये होटल के गेट के अंदर प्रवेश करती है, होटल के जितने भी स्टाफ थे और होटल में जो लोग खाना खा रहे थे सबकी निगाहें उसी महिला की तरफ थी, क्योंकि महिला के पीछे फोर्स लगी हुई थी, पुलिस लगी हुई थी। कई पुलिस वाले ने इस महिला को घेर रखा था। अब होटल का जो मालिक होता है वो बहुत सहम जाता है, बहुत डर जाता है। वो सोचता है कहीं मेरे होटल में कोई छापा तो नहीं पड़ गया, कहीं मैंने कोई खाने की गुणवत्ता जो है, खाना किसी को गलत तो नहीं खिला दिया, नहीं तो कहीं मेरी शिकायत हो गई हो। बहुत ज्यादा डर सहम जाता है। लेकिन ये महिला होटल पे पहुंचकर एक जगह एक टेबल के पास रुक जाती है, और जब ये टेबल के पास रुक जाती है फिर वहां पर खड़ी होती है। अचानक से एक वेटर आता है और कहता है कि मैम बताइए आप इस यहां पर किस लिए आई हैं। तो वो वेटर से कहती है कि दरअसल मुझे रमेश से मिलना है, जो कि इसी होटल में वेटर का काम करता है। अब तुरंत ही ये वेटर सीधा मालिक को बताता है, मालिक रमेश को बुलाता है। जैसे ही रमेश सामने आता है तुरंत ही ये महिला झुकती है और दोनों पैर पर उस वेटर के चरण स्पर्श करती है, प्रणाम करती है। अब जब ये पूरा वाकया उस होटल में जितने भी लोग खा रहे थे वो लोग देखते हैं, और मालिक भी कुछ दूर पर बैठकर कुर्सी लगाकर देख रहा था, तो वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये मैडम कौन है। और इस तरीके से एक वेटर का, जो कि गरीब है और इस होटल में बर्तन धुलाई का काम, लोगों को खाना खिलाने का काम करता है, उसका पैर ये एक धनाढ्य महिला लग रही है, एक अधिकारी टाइप की महिला लग रही है। आखिर ऐसा क्या है जो इस वेटर का पैर छू रही है? दोस्तों, आखिर क्या संबंध था इस वेटर का इस महिला से? आखिर कौन थी ये महिला? दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम छोटी सी भलाई किसी के साथ करते हैं तो आने वाले समय में हमें वही भलाई 2 गुना के बराबर होकर मिलती है। दोस्तों, कहानी को छोड़कर मत जाइएगा। अगर यहां तक आए हैं तो कहानी को पूरा सुनकर ही जाइएगा। आपके दिल को प्रसन्न कर देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि मेहनताना के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में एक प्यारा सा छोटा सा लाइक कर देना, जो कि निःशुल्क होता है, जिसका कोई खर्चा नहीं लगता है। दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, और आपको भी पता है जिनका प्यारा सा कमेंट हमें हमारी कहानियों पर मिलता है, उनका नाम अगली कहानी में जरूर लेते हैं। तो उस श्रृंखला को पूरा करने के बाद कहानी की तरफ हम फिर से वापस लौटते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नाम है जीतू का। जीतू भाई का कमेंट आया था, जीतू भाई को बहुत हार्दिक धन्यवाद दिल से। अगला नाम है श्रवण कुमार, जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका प्यारा सा कमेंट हमें हर कहानी पर मिलता है। श्रवण कुमार जी, आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और अगला नाम है सूर्या का, नितिन मौर्य हैं, जयराम मंडल हैं, बुसरा जहां हैं। आप तमाम लोगों का प्यारा सा कमेंट आया था। दोस्तों, आपसे मेरी बस एक ही गुजारिश है कि जब आप कमेंट किया करिए कहानियों पर तो आप ये जरूर बता दिया करिए कि आपको पूरी कहानी कैसी लगी और आप किस जिले, किस राज्य, किस प्रदेश, किस मोहल्ले, कहां से पूरी कहानी सुन रहे थे, ताकि अगली कहानी में जब मैं आपको नाम लूं उसके पहले मुझे ये पता हो कि मेरी कहानी आप लोगों तक कहां कहां तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, फिलहाल बिना देरी किए, बिना आपका समय जाया किए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक जिले से। एक उत्तर प्रदेश के एक जिले के गांव में एक व्यक्ति रहता था, जिस व्यक्ति का नाम होता है जगदीश। जगदीश बहुत ही मेहनतकश इंसान, खेती किसानी मजदूरी का काम करता था। उसके घर में टोटल 3 लोग थे। उसकी पत्नी, वो
और उसकी एक छोटी सी बेटी जिसकी उम्र अभी महज 3 साल थी, जिसका नाम होता है राधिका। बेटी को वो बड़ी हो रही थी, 3 साल की हो गई थी। तो जगदीश की पत्नी जगदीश से कहती है कि अब बिटिया बड़ी हो रही है, 1-2 साल बाद उसका एडमिशन करवाना है पढ़ाई के लिए, अब तुम थोड़ा सा ज्यादा कमाओ या फिर हम लोग बचत करना शुरू करते हैं। अमूमन आपने देखा होगा मिडिल फैमिली में जब जीवन चलता है तो कहीं ना कहीं से कुछ चीजें कट करके, कहीं सेविंग करके तो हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। सेम वही स्थिति जगदीश के पास भी थी। जगदीश मेहनत मजदूर और बहुत ही निहायत ईमानदार टाइप का आदमी था। जगदीश जिस मोहल्ले में रहता था लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जगदीश की पत्नी जब उससे ऐसा कहती है तो जगदीश कहता है कि अभी 2 साल का टाइम है, अभी बिटिया 3 साल की हुई है, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है, अभी 2 साल में मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर लूंगा, फिर बिटिया का शहर के ही एक अच्छे स्कूल में, जो फेमस प्रतिष्ठित स्कूल हो, वहां पर एडमिशन करा दूंगा। वो कहती है कि ठीक है। उसकी पत्नी और उसकी वार्तालाप खत्म हो जाती है। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, 2 साल का समय गुजर जाता है, बिटिया 5 साल की हो जाती है, यानी कि राधिका अब पूरे 5 साल की हो चुकी थी। वो सही से चल लेती थी, दौड़ लेती थी, हंस लेती थी, अब बातें भी धीरे धीरे करने लगी थी। अब एक दिन जब उसकी माँ बैठती है अपने पति के पास, जगदीश के पास, तो जगदीश से कहती है कि बिटिया 5 साल की हो गई है, अब हमें एडमिशन करा देना चाहिए। जगदीश कहता है कि हाँ ठीक है, अब इसका एडमिशन करा देंगे, सही समय भी आ गया है। और फिर जगदीश एक स्कूल में जाता है। एक स्कूल में जाने के बाद वो बात करता है। वहां पर फीस ज्यादा लग रही थी, जो कि जगदीश की जो कैपेसिटी थी, जगदीश का जो औकात थी उसके बाहर थी। लेकिन जगदीश कहता है कि कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे एक ही बिटिया दी है, मैं उसे अपने जीवन पर्यंत अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा पहनाऊंगा। ये जगदीश की ही बात नहीं, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बिटिया हो चाहे बेटा हो, जो भी संतान हो, वो अच्छी तरीके से खाए, पहने और जीवन में खूब सारी तरक्की करे। यही चाहता था जगदीश अपनी बिटिया से। बिटिया का एडमिशन अपनी औकात से बाहर हटकर एक कॉलेज में करा देता है, कि स्कूल में करा देता है। अब बिटिया राधिका पढ़ने जाने लगी थी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है दोस्तों। समय को जैसे पंख लग गए हों, समय इतना जल्दी गुजरता है कि वह बेटियां धीरे धीरे हाई स्कूल में पहुंच जाती है। और इधर हाई स्कूल में पहुंचने के पहले ही जब वो कक्षा 9 की छात्रा होती है, कक्षा 9 में पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान उसकी माता की तबीयत, यानी कि जगदीश की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जगदीश की पत्नी की तबीयत खराब होने के बाद जगदीश जिस हॉस्पिटल में लोग कह रहे थे, उस हॉस्पिटल में वो बेचारा इलाज करा रहा था, लेकिन पत्नी कि ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बहुत सारे दर पर जाता है, बहुत जगह मन्नतें मांगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसकी पत्नी हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर अलविदा कह देती है, दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसकी पत्नी नहीं रहती है। अब जब उसकी पत्नी नहीं रहती तो फिर वो दाह संस्कार करता है। दाह संस्कार के बाद कुछ दिन बाद ही लोग गांव के, पड़ोस के, मोहल्ले के कहने लगते हैं कि देखो जगदीश भाई, जीवन बहुत लंबा है और अगर तुम अकेले होते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बिटिया का बोझ है और बिटिया जवान होने के कागार पर है और तुम शादी कर लो। जगदीश लोगों से कहता है कि देखो मेरी बिटिया अब जवान हो गई है, अब मेरी उम्र ऐसी नहीं रही कि मैं शादी कर दूं, और मैं अपनी बिटिया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। जितना मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था उससे कई गुना ज्यादा मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं, और मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं शादी करूं। अगर कोई औरत मुझे देखकर मुझे अपना पति स्वीकार करना चाहती है, शादी भी करना चाहती है, तब भी मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आज के जमाने को देखते हुए ये यकीन नहीं है कि वो आने वाली पत्नी मेरी बिटिया के साथ कैसा बर्ताव करे। कहने का मतलब वो अपनी इच्छाओं को अपने दिल के अंदर दफन कर लेता है सिर्फ एक चीज के लिए कि उसकी बिटिया अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, अच्छी तरीके से वो उन्नति करे, अच्छी तरीके से वो विकास के रास्ते पर प्रशस्त हो। अब अगली साल हाई स्कूल का पेपर था। बिटिया पढ़ रही थी। एक दिन अचानक जगदीश अपने काम धंधे से वापस होकर आता है और बिटिया से कहता है कि बिटिया तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो बिटिया राधिका कहती है कि पापा मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और मुझे लगता है कि मैं पूरे क्लास में सबसे अच्छा नंबर लाऊंगी। जैसे तैसे समय बीत जाता है, हाई स्कूल का पेपर होता है। हाई स्कूल के पेपर होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि राधिका फर्स्ट डिवीजन नहीं, अपने पूरे कॉलेज में ही नहीं बल्कि उसने पूरे जिले में टॉप किया है। अब जब पिता इन बातों को सुनता है तो कहता है कि बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक दिन जब राधिका, उसके पिता जगदीश बैठे होते हैं रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले ही,
तो राधिका उससे कहती है कि पापा, अगर मैं हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन में पास हुई तो आप मुझे क्या उपहार के रूप में देंगे। अमूमन ऐसा बहुत बार होता है, जब घर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो हम लोग उनका प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ बताते हैं कि हम तुम ये पास कर लो, तुम ये क्वालिफाई कर जाओगे तो हम तुम्हें उपहार स्वरूप ये चीजें प्रदान करेंगे। सेम वही जगदीश भी कहता है। अब दोनों बैठे थे, बेचारी कभी भी शहर में उसने होटल में खाना नहीं खाया था। राधिका ने, गरीब थी, गरीब घर था, कभी उसने दुनियादारी देखी नहीं थी। अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मैं हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास हुई पापा तो बस इतनी कृपा कर देना कि मुझे किसी होटल में ले चल के डोसा खिला देना। उसका पिताजी जगदीश कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी अगर इतनी इच्छा है तो मैं पूरा जरूर करूंगा। अब रिजल्ट आ चुका था, उसने जो कहा था वो पूरा किया था। उसने स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में टॉप किया था। ऐसे में जगदीश को अपना वादा पूरा करना था और जगदीश उस दिन जैसे ही अपने काम धंधे से वापस लौट कर आता है, राधिका उससे कहने लगती है कि पापा मुझे कब डोसा खिला रहे हो। वो कहता है कि बेटा कल मैं कहीं छुट्टी लूंगा का, जहां पे मैं काम कर रहा हूं मजदूरी का, और कल मैं तुम्हें होटल लेके चलूंगा। और फिर जगदीश उसे अपनी साइकिल पर बैठाता है और एक होटल में लेकर जाता है। होटल, कई होटलों पर, वो छोटे मोटे होटलों पर पता करता है कि यहाँ पर डोसा बनता है कि नहीं। तो कई होटल कहते हैं कि भैया यहाँ पर डोसा नहीं बनता, शहर का एक ही प्रतिष्ठित फेमस होटल है जहां पे डोसा बनता है। अब वो उसे वहां पर लेकर जाता है। जाने के बाद वेटर आता है रमेश। रमेश उससे ऑर्डर लेता है तो वो कहता है कि जगदीश कि वेटर साहब मुझे एक डोसा चाहिए। तो कहता है कि आप तो दो लोग हैं, आपकी बिटिया भी है और आप भी हैं, ऐसे में आप एक डोसे में कैसे खाओगे। तो कहता है दरअसल भाई साहब मैं बहुत गरीब हूं और मेरी हिम्मत नहीं है इतने बड़े होटल में कि मैं दो डोसा खरीद कर खा पाऊं। तो वो पूछता है कि कारण, कि कोई बात नहीं, आज कैसे, जब वो होटल में ये लोग प्रवेश करते हैं तो वहां पर जो लोग खाना पीना खा रहे थे वो लोग देखते हैं तो देखते हैं ये लोग गंदे कपड़े में, एकदम गंदा सा कपड़ा, ऐसे गरीबों टाइप का फटा पुराना। तो वो लोग कौतूहल का विषय भी बन जाता है लोगों का। जो लोग वहां पर खाना खा रहे थे वो लोग इन बेटी और बाप को देख के कौतूहल का विषय मान लेते हैं। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, ऐसा लग रहा हो जैसे कहीं से कोई अजीब चीज आ गई हो। फिलहाल रमेश जब पूरी कहानी पूछता है तो राधिका के पिता जगदीश उसको पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे क्या वो सेलिब्रेट करना है, कैसे उन्होंने बिटिया से वादा किया था और बिटिया ने पूरे जिले में टॉप किया है। अब रमेश बड़ा सोच में पड़ जाता है कि यार ये तो बहुत ही अजीब बात है, इसके पास पैसे भी नहीं है और काम ये बहुत उम्दा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपनी बेटी के प्रोत्साहन के लिए एक बाप खुद नहीं खा रहा है लेकिन अपनी बेटी को खिलाने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए कितना तल्लीन बाप है, कितना अच्छा आदमी है जगदीश। रमेश सीधा जाता है, कहता है कैसा है भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं 2 प्लेट ला रहा हूं, आपको दोनों प्लेट खाना है। अब जगदीश अपनी जगह से तुरंत उठता है और बेटर रमेश से कहता है कि नहीं भाई साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम 2 प्लेट डोसा ले पाए। वो कहता है कि आप पैसे की टेंशन मत लो, आप दोनों लोग खाओ और जो दूसरा डोसा है वो मेरी तरफ से है। ऐसे में वो सीधा उस होटल के मालिक के पास जाता है रमेश बेटर, और होटल के मालिक से कहता है कि सर, एक बिटिया आई है और उसका पिता आया है, दोनों बहुत ही गरीब हैं, लेकिन उस बिटिया ने हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया है और ऐसे में उसके पिता ने उससे वादा किया था कि वो मात्र फर्स्ट डिवीजन पास होगी, अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करेगी तो उसको डोसा खिलाऊंगा। और उस बिटिया ने पूरे जिले में टॉप किया है और बिटिया की माँ भी नहीं है साहब, उसने अपनी पूरी राम कहानी उसके पिता ने बता दी है और साहब मैं उसे अपनी तरफ से एक डोसा खिलाना चाहता हूं, लेकिन साहब मजबूरी की बात यह है कि मेरे पास पैसे हैं नहीं। ऐसा करिए साहब कि मैं अपनी तरफ से 1 प्लेट डोसा उसे खिला देता हूं और जो मेरी तनख्वाह है, जो मेरी सैलरी आएगी, उस तनख्वाह, उस सैलरी में से आप 1 प्लेट डोसा का जो भी पैसा होता है वो काट लेना। अब जब रमेश बेटर का मालिक, उस होटल का मालिक, ये सब बातें रमेश के मुंह से सुनता है तो वो 2-3 सोच में पड़ जाता है। पहली सोच ये कि एक बेटर होके इतनी हिम्मत कर रहा है कि उस पिता के लिए, उस संघर्ष में बाप के लिए अपनी तनख्वाह से कटा के 1 प्लेट दे रहा है। और वो बाप कैसा है, वो अचानक अपनी कुर्सी से
वो अचानक मालिक अपनी कुर्सी से उठता है और कुर्सी से उठ के रमेश से कहता है कि रमेश भाई, अकेले आप ही क्यों सारा पुण्य लोगे, मुझे भी तो पुण्य लेना चाहिए। आप क्या समझते हो एक प्लेट डोसा से ही काम चलेगा? वो सीधा राधिका और जगदीश के पास जाता है, जिस टेबल पर राधिका और जगदीश बाप और बेटी बैठे हुए थे। वो बिना कुछ बातें करते हुए वो सीधे कहता है, अपने एम्प्लॉय को बुलाता है, अपने एक नौकर कर्मचारी को बुलाता है और होटल का मालिक कहता है कि ऐसा है, ये लो 500 रुपए और बगल में ही एक होटल है, वहां से तुम केक लेकर आओ। अब जब जगदीश ये सब देखने लगता है तो वो कहता है कि साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं, आप दे रहे हैं तो मैं ये पैसा वापस कहां से करूंगा, मैं तो यहाँ पे एक प्लेट डोसा खाने के लिए आया था, अपनी बिटिया को खिलाने के लिए। साहब मैं इतना बड़ा धनाढ्य आदमी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। होटल का मालिक कहता है कि टेंशन मत लो, रुके रहो, परेशान मत हो, मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा हूं। अब वो कर्मचारी सीधा जाता है और कुछ देर बाद ही केक आ जाता है। वो होटल मालिक, जगदीश, वेटर रमेश और उस होटल के काफी कर्मचारी जो लोग वहां पर खाने पर आए थे, खुशी खुशी के साथ सब लोग केक काटते हैं। और जैसे ही केक कट जाता है, होटल का मालिक कहता है कि इस बिटिया को जिले में टॉप करने के उपलक्ष्य में आज जितने भी होटल के कर्मचारी हैं उनका फ्री खाना है, और जो लोग भी आज होटल में खाना खाने आएंगे वो सब फ्री में खाना खा के जाएंगे। 25 पैसे किसी से चवन्नी नहीं लिया जाएगा। आज पूरी रात तक, जब तक ये होटल चलेगा, पूरी रात तक होटल पे खाना फ्री है। अब जब राधिका और जगदीश जाने लगते हैं तो उसका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। दोनों के आंखों में आंसू थे। अब राधिका और जगदीश, जगदीश अपनी पुरानी टूटी फूटी साइकिल से शाम के वक्त, रात हो जाती है, अपने घर जाता है। घर पहुंचता है अपने छप्पर में, उसकी बेटी बगल में एक छप्पर होता है, वहां सोने के लिए चली जाती है। जगदीश को तो नींद आ जाती है कुछ देर बाद, लेकिन राधिका को आज पूरी रात नींद नहीं आती है। राधिका सोच रही थी कि मैं एक सामान्य परिवार से हूं, एक गरीब परिवार से हूं, मेरा पिता मजदूरी करता है और पढ़ाई की बदौलत ही मैंने होटल वालों के दिल में एक अलग जगह बनाई। आज मेरा कितना मान सम्मान हो रहा है और कितना लोग मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं। काश मैं अगर और पढ़ाई करूंगी और अच्छा पढ़ूंगी तो मैं आगे और जाऊंगी, तो समाज मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देगा, समाज में मेरा सम्मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो फिर पूरा सीन उसके दिमाग में आने लगता है कि कैसे उसके पिता का आज एक शहर के प्रतिष्ठित और फेमस होटल में स्वागत सत्कार किया गया। लोग कितनी बार कह रहे थे जगदीश को कि ये इस बिटिया का बाप है, इतने संघर्षों में इतनी मेहनत करके बिटिया को पढ़ाया इसने, कितना मान सम्मान पिताजी को मिला। अब राधिका ने प्रण कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन मैं पढ़ाई करूंगी और पढ़ाई दिल तन मन धन से करूंगी। वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी अब मैं पढ़ाई करूंगी मन लगाकर। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम ही हो मेरे अकेले, और कोई नहीं है, तुम्हारे लिए मैं जितनी जी जान हो सकता है उतनी जी जान लगा दूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, तुम्हें जो पढ़ाई करना है पढ़ाई करो। अब वो पढ़ाई करना स्टार्ट करती है। हाई स्कूल पास हो गई थी वो, फिर कक्षा 11 की परीक्षा देती है, उसमें अच्छे नंबर आते हैं, इंटर पास होती है, फिर ग्रेजुएशन करती है। ग्रेजुएशन के बाद उसको कोई बताता है कि जो सर्वोच्च पद है वो आईएएस का पद होता है, जो कि एक पूरे जिले का मालिक होता है, उसको बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। वो फिर से वही उस दिन को याद करती है कि जब होटल में खाना खाना गए थे तो इतना सम्मान मिला, और अगर एक डीएम बन जाती हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक जिले की कमान मेरे अंतर्गत आ जाती है, तो मैं कितना मान सम्मान पाऊंगी। अब वो पूरा तन्मयता से अपना दिल लगा के मन से पूरी तरीके से तैयारी करने लगती है। और तैयारी करने के बाद वो पहला एग्जाम जब देती है तो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स पास कर लेती है, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते उसका सिलेक्शन नहीं होता है। वो एक बार डिमोटिवेट होती है, लेकिन फिर उसके पिता उसको सांत्वना देते हैं कि बेटा कोई नहीं, हर आदमी पहले ही प्रयास में सफल नहीं होता, ये जीवन है, लगे रहो, सफलता तो मिलेगी ही। और फिर दोबारा जब वो यूपीएससी का एग्जाम देती है, दोबारा में वो प्रीलिम्स भी पास करती है, मेंस भी पास करती है, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करती है, और फिर उसका सिलेक्शन आईएएस में हो जाता है, और वो फिर एक जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के बाद वो जाती है, कुछ दिन ट्रेनिंग करती है, ट्रेनिंग करने के बाद जब वो आती है तो एक जगह बैठ के ये सोचती है कि मेरे पीछे यहां तक आने में किन किन लोगों ने सबसे ज्यादा मदद की है। तो सबसे पहले उसके पिताजी थे,
और फिर वो उस दिन का, उस पूरी कहानी का वाकया याद करती है कि कैसे रमेश ने एक छोटी सी सैलरी पे, कम तनख्वाह पे, अपनी दिहाड़ी, चाहे वो 1 दिन की थी चाहे 2 घंटे की थी, अपने मालिक से, हमारे पिताजी को डोसा खिलाने के लिए 1 दिन की सैलरी, 1 दिन की दिहाड़ी कटवाने के लिए तैयार था। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और सीधा वो उसी होटल पहुंचती है। आज कई सालों बाद उस होटल पे जाती है। अब वो और बड़ी हो चुकी थी। साड़ी पहनकर जैसे ही होटल के अंदर घुसती है, सबसे पहले रमेश को बुलाती है। रमेश समझ नहीं पाता है ये कौन है। रमेश का जब पैर छूती है तो वहां पे लोग जो होते हैं और मालिक उस होटल के, सब लोग देखकर भौचक्क रह जाते हैं। उसमें से एक सिपाही जाता है, लोगों को बताता है कि ये डीएम साहब हैं, आईएएस हैं। कई लोग सोचते हैं कि आखिर इस महिला डीएम का और इस वेटर का, जो कि एक गरीब आदमी है, इसका क्या संबंध हो सकता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। अब रमेश से वो डीएम साहिबा बताती हैं, राधिका जी, कि देखो अंकल, आप मुझे शायद भूल गए हों। आपको याद है आज के करीब कई सालों पहले हम अपने पिताजी को लेकर, हमारे पिताजी गरीबी की हालत में हमें टूटी फूटी साइकिल से यहाँ पर खाना खाने के लिए लेकर आए थे, हमें डोसा खाना था और मेरे पिताजी ने आपसे ये कहा था कि मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं और उस दौरान आपने 1 प्लेट डोसा हमारे पिताजी को अपनी तरफ से खिलाने के लिए कहा था और उसके बाद आपके मालिक ने पूरा उस दिन खाना फ्री कर दिया था। वो एहसान मैं आज तक नहीं भूली हूं। शायद अगर आपने इतना मोटिवेट ना किया होता, शायद आपने इतनी प्रोत्साहन ना दी होती, तो आज मैं जिस स्तर पर हूं उस स्तर पर ना होती। अब रमेश की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो याद करता है उन दिनों को जब उसने एक छोटी सी भलाई की थी। फिर कुछ देर दोनों बैठकर बात करते हैं। राधिका डीएम साहिबा और रमेश पीटर दोनों बात करते हैं। अचानक से राधिका के मुंह से निकलता है कि मालिक साहब कहाँ गए। इस होटल के जो मालिक थे, यहाँ कोई दूसरा बैठा हुआ है। राधिका सोचती है कि ये होटल जिसका है, हो सकता है अब वो बुजुर्ग हो गया हो, काफी दिन की बात हो गई। तब जब मैं आई थी तब वो थोड़ा सा एजेड थे, अब हो सकता है बुजुर्ग हो गए हो, अब होटल पे उनका बेटा वोटा काम देख रहा हो। तो रमेश पूरी कहानी बताता है कि दरअसल वो जो मालिक साहब थे, उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। उन्होंने ये होटल किसी दूसरे को बेच दिया और जिसको होटल बेचा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहीं पर रहो, यहीं पर नौकरी करो, और मैं यहीं पर नौकरी कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। अब राधिका डीएम साहिबा कहती है कि क्या हो गया था उनके साथ। तो रमेश वेटर बताता है राधिका को, डीएम साहिबा को, कि मैडम दरअसल ऐसा था कि आपके जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि कई हॉस्पिटलों में उन्होंने दिखाया और दवा में बहुत ज्यादा पैसे लग जाने के कारण उनके पास जो कुछ प्रॉपर्टियां थी, 1-2 प्लॉट थे, उस प्लॉट को बेचा। उससे दवा की पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने, कुछ जमीनें थी उनके पास, उस जमीनों को बेचा। जब उससे पूर्ति नहीं हुई तब उन्होंने होटल को भी बेच दिया और फिर लास्ट में उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई, वो बची भी नहीं। और अब वो फिर जब बेच दिए, बेचने के बाद राधिका कहती है कि अब वो कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका कोई पता वता है। तो रमेश वेटर कहता है कि हाँ उनका पता है, उनका पता मेरे पास है। दरअसल ऐसा हुआ था कि जब उनकी पत्नी का देहावसान हुआ, इतनी सारी प्रॉपर्टी थी उनके पास, इतनी सारी धन दौलत, धन संपत्ति थी, अच्छा खासा होटल चलता था, अच्छी आय थी। तो जब इस तरीके से वो जीरो पर चले गए तो वो डिप्रेशन में चले गए और वो फिर नशे के आदी हो गए और फिर वो काफी दिन तक तो नहीं दिखाई दिए। लेकिन 2-3 महीने पहले अभी मैं एक जगह ऐसे रोड पर घूमते जा रहा था तो उनको देखा कि उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख ली हैं, उनके बड़े बड़े बाल हैं और फटे पुराने कपड़े। मैंने सोचा कैसे भी हों, थे तो मेरे मालिक ही। मैंने उनको बुलाया, उनको नहलाया धुलाया, उनकी बाकायदा सेविंग वोगिंग कराई। अब मैं छोटे से एक कमरे में जहां पर रहता हूं किराए के, उसी पर उनको भी लेकर रहता हूं। तो डीएम साहिबा, राधिका जी कहती है क्या उनसे मुलाकात हो सकती है। तो रमेश कहता है कि हाँ बिल्कुल मुलाकात हो सकती है। अब रमेश तुरंत ही मालिक से कहता है, मालिक भी चूंकि उस होटल का जो नया मालिक था वो भी वहीं पे खड़ा था। अब मालिक कहता है कि ठीक है, आप इनको ले जाना चाहती हैं ले जाइए, इनकी छुट्टी, कोई हम पैसा नहीं काटेंगे। अब सीधा मालिक के कहने पर रमेश वेटर और राधिका मैडम, डीएम मैडम, अपने गाड़ी पर उसको बैठाती हैं और उसके बाद उसके घर जाते हैं, रमेश के, जहां पर वो किराए पर रहता था। अब जब उस
मालिक को देखती हैं तो वो देखती हैं कितने दुबला पतला कैसे हो गया, एकदम सूख सा गया है, एकदम पतला हो गया है। बैठती हैं और कहती हैं कि ऐसा है कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो सारी चीजें मुझे वेटर रमेश ने बता दी है और आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। शायद अगर आपका इतना बड़ा एहसान ना होता तो मैं आज यहाँ पे ना होती। और ईश्वर ने जो आपके साथ किया, आप तो बहुत ईमानदार आदमी हैं, दिल से बहुत ही नेक इंसान हैं। ऐसा ईश्वर किसी बेईमान के साथ भी नहीं करता है। खैर कोई बात नहीं, अब आज से आपकी यहाँ से छुट्टी। रमेश से कहती है कि रमेश जी आप इनको मेरी गाड़ी में बैठवा दीजिए, और फिर उस गाड़ी में बैठवा कर सीधा अपने पिताजी के पास लेकर आती है, जगदीश के पास। क्योंकि जगदीश की पत्नी, मैंने कहानी में आपको पहले ही बताया कि वो पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। अब जगदीश और वो होटल के मालिक दोनों एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। और जाते जाते रमेश से मैडम अपना मोबाइल नंबर, अपना पता नोट करा के जाती हैं कि अगर कभी रमेश जी मेरी कोई जरूरत पड़े तो आप मुझे इस पते पर मिल लेना, और कभी भी कोई रहने की, खाने की या और कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। इस पूरी सच्ची कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है, जैसे रमेश ने एक छोटा सा एहसान नहीं, एक अपनी ड्यूटी निभाई थी, एक अपनी नैतिकता निभाई थी। और उस होटल के मालिक ने अपनी नैतिकता निभाई थी, अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी, अपना दिल बड़ा करके। और कितने सालों बाद वही उसकी एक नेकी, एक दरिया दिली उसके सामने आ गई, और किस तरीके से उस छोटी सी नेकी ने कुछ दिन बाद ही आकर अपना रूप दिखा दिया। तो ये जिंदगी का फसाना है दोस्तों। कई बार जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन हमारे साथ जो कुछ आएगा वो अच्छा ही आएगा। और अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं दोस्तों, तो यकीन मान के रखिए समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका भी बुरा होगा। दोस्तों फिलहाल ये आप कहानी पूरी किस जगह से, किस जिले से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से देख रहे थे, ये हमें जरूर बता दीजिएगा। और आपको पूरी कहानी कैसी लगी ये भी जरूर बता दीजिएगा। आप राधिका, जगदीश, होटल मालिक और रमेश के बारे में आपके दिल की क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल को छू ले जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।